नमस्कार देशवासियों, भारत की धड़कन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बिहार के कुछ मुद्दे को लेकर और कुछ नई चर्चाएं सुनने को मिल रही है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने अमर प्रहलाद ने बात किया था प्रशांत किशोर जी के बारे में, जनसुराज के बारे में। उस टाइम तो वो एक बस चिंगारी का रूप था, यानी लगभग 100 में 50-60% लोग उसके बारे में जानते होंगे, लेकिन वो चिंगारी अभी आग का रूप ले लिया है और पता नहीं आगे ये ज्वाला का भी रूप ले ले। जैसे कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी का चिंगारी जला, फिर चिंगारी से आग, आग से ज्वाला, और वो देश के प्रधानमंत्री भी बन गए, इतना लहर उठा। बाकी ये बिहार में भी जो प्रशांत किशोर हैं, अभी तो सेम अभी तक का कंडीशन वही देखने को मिल रहा है कि उनका भी लहर बहुत ही शानदार है। तो हम प्रहलाद सिंह से ये बात करना चाहते हैं। प्रहलाद सिंह, आप ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है इस प्रशांत किशोर के बारे में, जो जनसुराज के नेता हैं? पहले मैं प्रशांत किशोर जी को कुछ महापुरुषों से तुलना करना चाहूँगा, क्योंकि प्रशांत किशोर बनना सबकी बस की बात नहीं है। क्योंकि कोई लोग जब अच्छे पैसे कमा लेते हैं, एक स्टेटस बन जाता है और एक अच्छे पोजीशन पे चले जाते हैं, एक अच्छे बड़े स्टेटस, नाम शोहरत सब कमा लेते हैं, उसके लिए ग्राउंड लेवल पे काम करना और काम करते रह जाना, और उसके बाद वो एक इस तरह का चर्चाएं उनके बारे में पूरे देश में होना, ये बहुत बड़ी बात है। और उनका चर्चा इसलिए मैं आज दो महापुरुष से करूँगा, जिनको आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, बहुत अच्छे से जाना होगा। उनका नाम जानते हैं क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज। इन पे एक मूवी बना है, देखा तो मैंने, बहुत अच्छा और बहुत ही मोटिवेशनल मूवी है। इनकी कहानी पढ़िए कभी। उनके बारे में भी ऐसा बोला जाता था, कुछ लोग बोलते थे भाई भगवा झंडा लहरा लो और जय भवानी हर हर महादेव बोल दो, छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए और संभाजी महाराज बन गए। लेकिन वैसा नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज बनने के लिए पहले वो देखिए थे क्या, छत्रपति शिवाजी महाराज बस एक नॉर्मल जमींदार का लड़का, जो एक छोटे से प्रांत के जमींदार थे उनके पिताजी। और वहाँ से वो देखो जर्नी उनका शुरू कैसे होता है। उनको देखिएगा, सबसे पहले उन्होंने देखा कि मेरा दुश्मन कौन है। वो अपनी दुश्मन गोल सेट किए, जितना बड़ा दुश्मन आप उतने बड़े बन सकते हैं। बोलो भाई, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, जितना बड़ा दुश्मन आप उतने बड़े बन सकते हैं। यानी बड़े दुश्मन से भिड़ना। हाँ, और उसके लिए तैयारी कर, कुछ पावर होगा आपके पास तभी तो वहां तक पहुंचे। और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं आप। हाँ, तैयारी भी कर रहे हैं। और लड़का कौन सा है? बस छोटा जमींदार का लड़का है। और वो छोटे छोटे प्रांतों से दोस्ती करके, बात करके, और जो नहीं मान रहा है उसको पराजित करके, और फिर उसको ऐसा नहीं कि खत्म कर देते थे, उनसे फिर मित्रता का, पराजित करने के बाद मित्रता करते थे। देखिए, मतलब प्रांत को जोड़े और उसके बाद स्वराज का स्थापना किए। उनका दुश्मन, और सबसे बड़ी चीज, वो बंदा आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा, उसको कोई मार भी नहीं पाया। वो नॉर्मल मृत्यु उनकी जो होती है वैसे नहीं, वो एक शेर थे। और उनके संघर्ष की कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शिवाजी महाराज थे क्या। और दूसरा मैं महापुरुष का नाम लेना चाहता हूँ, जो हमारे देश के जो 1947 में आज़ादी दिलाए थे, और उनकी जितनी भूमिका बोलते बहुत कम है, महात्मा गांधी। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलाई, लेकिन उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि उनसे पहले आज़ादी के लिए हम 100 वर्षों से 50 वर्षों से नहीं लड़ रहे थे। आज़ादी के लिए भारत 500 वर्षों से ऊपर, वो तो हम सब तो आज़ादी के लिए कब से लड़ रहे हैं। आप चले जाइए, चंद्रगुप्त मौर्य अशोक सम्राट थे, और उसके पहले मुगल नहीं, तो मुगल पीछे आ गया। आप चले जाइए ये सिकंदर जब आगमन किया था, महाराज पोरस, उस समय, उसी समय से हम लड़ रहे हैं। लेकिन तो उस समय भी एक अशोक सम्राट आए थे, तो अखंड भारत का निर्माण हुआ था। और उसके बाद अशोक सम्राट के बाद जो पूरे अखंड भारत, जो अभी का भारत है, उस पर जो हम सब आज़ादी मना रहे हैं, आज़ाद देश में रह रहे हैं, उसमें महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए योगदान क्या है, पहले आप सुनिएगा।
इससे पहले क्या होता था, आक्रमणकारी आते थे जो गुलाम बनाने आते थे, छोटे से प्रांत में आक्रमण करके उसको जीत करके फिर आगे बढ़ते थे, और पूरे भारत वाले देखते रहे भाई वो छोटा सा प्रांत पे उसको किया, मेरे पे नहीं आएगा। फिर वही छोटे से प्रांत से होते 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 मतलब कि सीधे छोटे छोटे राज्य को हराते हुए वो पूरे भारत पर फिर कब्जा कर लेते, चाहे वो मुगल हों, चाहे वो पारसी हों, चाहे वो कोई भी आक्रमणकारी हो, ब्रिटिश हो। तो गांधी जी ने किया क्या, भारत में उस समय ही प्रोटेस्ट चल रहा था, ऐसा नहीं कि गांधी जी से पहले कोई प्रोटेस्ट नहीं चल रहा था। गांधी जी यही काम किए, छोटे छोटे प्रोटेस्ट अलग अलग जगहों पे चल रहा था, उसको एक करने का काम किया, उसको एक मंच देने का काम किया, उसको एक आवाज़ देने का काम किए, और ये करना बहुत बड़ी बात होती है। उसी के कारण आज हम आप सभी लोग देशवासी, भारतवासी आज़ाद भारत में रह रहे हैं। तो आप देखिए कि गांधी जी का कितना बड़ा योगदान है, और प्रशांत किशोर जी देखिए क्या किए हैं कि देश का सबसे गरीब राज्य कौन, बिहार जो 28वें पायदान पे है, उसको चूज किया। और लीडर वही होता है जो सबसे दबे हुए कुचले हुए क्षेत्र हो या फिर कोई कम्युनिटी हो, उसको उठाने का काम करे, उसको बढ़ाने का काम करे। और बड़े तो खुद ही उठ जाएंगे, लेकिन छोटे जो दबे कुचले हैं उनको अगर उठाएंगे तो आप देश की ग्रोथ अपने आप हो जाएगी। तो वहाँ और सबसे बड़ी चीज़ जानते हो, लगभग भारत के सभी राजनीतिक पार्टियां और सभी राजनेता यहाँ तक मान लिए थे कि बिहार अब इससे ज़्यादा सुधरने वाला नहीं है। और उन्होंने, तुम जानते ही हो जो आपने बोला क्या कि मोदी जी का जो आंधी आया था है पूरे भारत में, जो 2014 में जीते थे, तो ये भी जान लीजिए 2014 में मोदी जी का आंधी लाने का जो पीछे का जो सपोर्ट था, स्पीच से लेकर के उनके टाइम मैनेजमेंट करने तक, सारा यही प्रशांत किशोर जी का देन था। यानी कि प्रशांत किशोर जी ने ही 2014 में मोदी का लहर लाया था। हाँ, वो तो दूसरे के लिए इतना कर सकते हैं, तो अपने के लिए क्या कर सकते हैं ये आप लोग सोच सकते हैं। और ऐसा नहीं सिर्फ मोदी को, उसके बाद देखिए मोदी के बाद 2014 में मोदी, 15 में नीतीश कुमार, फिर आप चले जाइए 19 में फिर यहाँ महाराष्ट्र में जिताए शिवसेना को, तमिलनाडु चले जाइए आप ममता बनर्जी को देख लीजिए, दिल्ली में फिर जिताए थे, पंजाब में कांग्रेस को जिताए थे। मतलब कि वो लगभग 10 मुख्यमंत्री और 1 प्रधानमंत्री को बनाने में अपना कंधा लगाए हैं, और लगभग इनका 90 से 95% रिजल्ट इनका पॉजिटिव रहता है। तो आप सोच सकते हैं। और पिछली बार मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे प्रशांत किशोर जी के, कुछ मुद्दे हैं, और 3 तो मुख्य ऐसे मुद्दे हैं जो आप बताइए, कुछ याद है आपको? हाँ, याद तो बिल्कुल है, क्योंकि जो उन्होंने जन्म से लेकर और 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए उन्होंने ये बताया है कि एक प्रखंड लेवल पे एक विद्यालय चलाएंगे, और उस विद्यालय को पूर्ण रूप से कार्यशील होने तक जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, संस्थाएं हैं, उसका फीस वो देंगे। मतलब कि आपका कहना ये है कि जो 0 से लेकर के 15 वर्ष तक लड़के हैं, उनको शिक्षा व्यवस्था उनकी ऐसी कर देंगे विश्व स्तरीय, जिससे कि वो सरकार पे, परिवार पे, समाज पे बोझ ना बने। और वो मतलब कि हर एक प्रखंड में 1 साल में 1 विद्यालय खुलवाना चाह रहे हैं, क्योंकि भारत में बिहार में लगभग 500 साढ़े 500 प्रखंड है। और 5 साल में कितने खुल जाएंगे आप सोच सकते हैं? 500 के हिसाब से तो 50-25 यानी 2500 के आसपास कितना हो जाएगा, खुल जाएगा विद्यालय खुल जाएगा। और एक चीज़ और जान रहे हैं ये, और जब तक उस क्षेत्र में स्कूल की स्थापना नहीं हो जाती है, स्कूल नहीं खुल जाते, एक और खुशी की बात और नया आया है कि वो गरीब बच्चे जब तक स्कूल नहीं खुले क्या करेंगे? हाँ, उसके लिए वो बोले हैं कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल, इंग्लिश स्कूल में भेजिए, गरीब के बच्चे को, और जो रेगुलर फीस रहेगी वो गवर्नमेंट भरेगी। अब बताइए, कोई फ्री में शिक्षा नहीं देने की बात कर रहा है, शिक्षा देने की कोई बात ही नहीं कर रहा फ्री में। और ये सबसे पहला काम यही कर रहे हैं, आपके बच्चे को शिक्षित कर रहे हैं। आप अपने बच्चे की शिक्षा के लिए का एक वोट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल। दूसरा मुद्दा बताइए। दूसरा मुद्दा ये था कि 15 से 50 वर्ष तक, 15 से ऊपर युवाओं के लिए पूंजी की व्यवस्था, ताकि उनको एक पूंजी मिल जाए।
क्योंकि उसके बाद अभी तक तो जो सिचुएशन है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग पढ़े लिखे हैं। 15 बहुत लोग हैं जिनके पास शिक्षा नहीं है और पूंजी नहीं है कि वो अपना रोजगार स्टार्ट कर सकें। तो ये इन्होंने पूंजी की भी व्यवस्था की है। और पूंजी कहाँ से लाएंगे, मैं थोड़ा सा इसका डिटेल बताना चाहता हूँ। बताइए। जैसे कि पूंजी जो आप बोल रहे हैं कि जो मजबूरी में बिहार से पलायन कर रहे हैं उनके लिए पूंजी की व्यवस्था करेंगे, और पूंजी लाएंगे कहाँ से? तो एक होता है सीडी रेशियो। तो हर एक स्टेट का सीडी रेशियो लगभग 70%, लगभग नहीं 70% आरबीआई ने तय कर दिया कि इतना होना ही चाहिए। और आप डेवलप्ड स्टेट में चले जाएंगे तो आप 95 से लेकर 105% तक की सीडी रेशियो है। लेकिन बिहार की सीडी रेशियो जानते कितना है? लग रहा है 40% के आसपास। 40% सीडी रेशियो अभी है। लालू जी के समय जानते कितना था? 18%। और लालू जी जब 1990 से पहले सीडी रेशियो 36% था, लालू जी आए 18% हुआ, और नीतीश कुमार जी आए तो 40% तक ले गए। लेकिन वो भी एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि 40% तो सीडी रेशियो दिख रहा है बिहार में, लेकिन जो बिहार में यूज होने वाला रकम है वो बस 13%। आप सोच सकते हैं 100 रुपये में 13 रुपया ही खर्च हो पाता है बिहार में। बाकी जो पैसे बचे हैं, जो सीडी रेशियो मतलब 40% के जो बचे हैं, वो अदर स्टेट में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कोटा, महाराष्ट्र, कहीं भी पढ़ रहे हैं, वहाँ के लिए लोन लिए हैं। दूसरा, इंडस्ट्री आप दूसरे स्टेट में खोल रहे हैं, बिहार में नहीं खोल रहे हैं, मतलब कि यूज हो रहे हैं कहीं और बाकी हर एक साल लगभग 2 लाख करोड़ रुपया बिहार से पलायन होता है। मतलब कि यहाँ के लोग भी पलायन कर रहे हैं, यहाँ की पूंजी भी पलायन कर रही है। और प्रशांत किशोर यही बोल रहे हैं कि इस पूंजी को अगर हम बिहार में रोक दें तो यहाँ की पूंजी रुकेगी, उसके बाद उसकी बुद्धि की वजह से पूंजी रुकेगी, बुद्धि खुद ही आएगी, बुद्धि की पलायन रुकेगा, और बुद्धि की पलायन रुकेगा तो फिर डेवलप तो होगा, और रोजगार सबको मिलेगा, लोगों की भी पलायन रुक जाएगी। तो मतलब कि पलायन की भी बात कर लीजिए, मतलब देख लीजिए पहला पॉइंट में क्या लिए, पहला शिक्षा। 15 से 50 तक 50 यानी रोजगार दे दिए। और बताइए 60 वर्ष के ऊपर वाले के लिए क्या है स्कीम है? एक पेंशन के तौर पर, जैसा कि अभी नीतीश कुमार 400 रुपया दे रहे थे। हाँ। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि ये प्रशांत किशोर को चर्चाओं को सुनकर उनको भी लगा कि नहीं ये 400 कम है, तो 400 से उन्होंने 1100 कर दिया है। उनको भी लगा कि बहुत बड़ा वोट बैंक है भाई 60 वर्ष से ऊपर वाला, यानी उनको अंदर से लगा कि नहीं इसको बढ़ाना चाहिए, नहीं तो आगे के लिए उनको प्रॉब्लम होगी। अरे भाई चुनाव आने वाला है ना, चुनाव भी आने वाला है। चुनाव को देख करके तो सब लोग अपना अपना वो हाईलाइट होना चाहते हैं। 25 तो इन्होंने उस 400 की रकम को 1100 कर दिया है। बाकी ये प्रशांत किशोर तो बोल रहे हैं कि हम इसको 2500 तक ले जाएंगे। मैं करेक्ट करना चाहूंगा, 2500 नहीं 2000 तक शायद बोले हैं। 2000 तक। मतलब 3 मुद्दे में आप देख लिए कि जब से आदमी जन्म लेता है और जब तक आदमी जीवित रहता है तब तक का स्कीम डाल दी है। और 2 वर्ग और हैं अपने, और इसके अलावा मेरे को एक सुनने में आया जो महिलाएं वाले हैं। सुनने में नहीं, कन्फर्म बताइए मेरे को। हाँ, तो मैंने तो वीडियो के माध्यम से ही सुना है। प्रशांत जी से सुने तो कन्फर्म है, बोलिए। प्रशांत जी से ही मैंने सुना है। तो उन्होंने ये बताया महिलाओं के लिए भी कुछ पूंजी की व्यवस्था, जिससे कि वो भी अपने आप पर निर्भर रहे, स्वरोजगार कर सकते, यानी स्वरोजगार, किसी और पर निर्भर न रहे। हाँ। उनको भी एक हक हो, हक से जिए। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है, क्या ये सही है या अरे भाई महिलाएं लगभग 50%, लगभग तो मान 45-50 मान ही सकते हैं भाई। अब आप एक 50% जनसंख्या को छोड़ देंगे तो आपकी राज्य की स्थिति क्या रहेगी? इसलिए उन्होंने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है। 4% सालाना ब्याज है। आप जीविका में चले जाएं 2% मिलता है मंथली, साल में 24%। ये साल में 4% पे दे रहे, सबसे ब्याज पे लोन दे रहे हैं, जिससे आप स्वरोजगार कीजिए और आप बिहार की स्थिति में योगदान कीजिए। यानी महिलाओं का भी जो योगदान है उसको ये दिखाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज 40 सीट ये दे रहे हैं अपने विधानसभा में भी महिलाओं को, हर एक लोकसभा में 1। और तीसरा किसान के लिए इनके पास स्कीम। किसान के लिए तो मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, बाकी अगर आपको ध्यान में है तो आप किसान वाले पे आपने बोला कि थोड़ा सा कम जानकारी है, तो मैं उस पर बता देना चाहता हूँ कि जो किसान के लिए उन्होंने बोला, किसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है आप बताइए। किसान की तो सबसे बड़ी समस्या ये मजदूरी है कि उनको मजदूर नहीं मिल पा रहा है। हाँ। जिससे वो ऐसे ही नॉर्मल क्रॉप, अनाज वाली फसल ले रहे हैं।
और कैश वाली क्रॉप नहीं उगाते हैं। हाँ, जिसमें कि पूंजी ज़्यादा लगती है और मजदूर मिलते ही नहीं है, क्योंकि भाई पलायन तो सबसे बड़ी मुद्दा है। सभी लोग तो चले जाते हैं कमाने के लिए अदर स्टेट। तो देखिए, वो जो मनरेगा का जो मजदूर है ना, उसको मुफ्त देने की बात की है। जो सब्जी और मसाला की खेती करने वाले किसान रहेंगे उनके लिए बताइए, मजदूर मुफ्त दे दिए तो आप बताइए कि मजदूर की दिक्कत होगी नहीं, पूंजी उनको मिल ही जाएगी ऋण पे, बेचने के लिए मार्केट भी खुल जाएंगे जब पलायन रुक जाएंगे तो। मतलब किसान के लिए, महिला, 5 मुद्दे हैं मोटा भाई, हैं 5 मुद्दे हैं मोनू भाई। आप देख लीजिए कि उस 5 मुद्दे में स्टेट के सभी लोगों के लिए, सभी बड़ों के लिए, सभी कम्युनिटी के लिए इन्होंने काम किया है और उस पर बात कर लिया। उससे ज़्यादा इतना भी हो जाए ना, बिहार 10 साल के अंदर टॉप 10 स्टेट में आ जाएगा। मुद्दा 5 आप दोहरा दीजिए एक लाइन पर। तो ये 5 मुद्दा, जैसे कि एक बार में मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ। 1 से 15 वर्ष के लिए शिक्षा की व्यवस्था, और दूसरा 15 से 50 वर्ष के लिए पूंजी की व्यवस्था, और तीसरा 50 से 60 यानी 60 के ऊपर, 50 से 60 जो पूंजी मिल जाएगा तो 10 साल तो वो लोग अपना बिजनेस करेंगे, और बाकी 60 साल के ऊपर जो पेंशन योजना है 1100 हुआ, 1100 से वो 2000 करने की बात की है। और चौथा ये है कि महिलाओं को रोजगार के लिए उनको भी लोन की व्यवस्था किया जाएगा, जिससे कि वो अपना रोजगार कर सके। और फार्मरों के लिए मजदूर की व्यवस्था, जो जिसके कारण फार्मर ये रियल क्रॉप्स लगाते थे, और बाकी मसाला और सब्जी की यानी कैश क्रॉप ये कोशिश कर रहे हैं कि कैश क्रॉप लगाया जाए, और कैश क्रॉप में तो किसान की भी आय बढ़े। हाँ, किसान की भी आय बढ़ेगी, और कैश क्रॉप में तो मजदूर की ज्यादा मतलब कि देख रहे हैं कि अब डेवलप इस तरह से अगर काम होता है, अगर सही में अगर वो आते हैं गवर्नमेंट में, तो बिहार की स्पीड ग्रोथ रेट क्या रहेगी? जीडीपी ग्रोथ रेट तो बहुत अच्छा आ जाएगी। तो इतना हो जाए तो बहुत है। बाकी आप लोगों से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो आने वाला चुनाव है उसमें आप सही वोट डालें। और सबसे बड़ी एक चीज और बोल रहे हैं किसान जी कि आप ऐसा नहीं कि जनसुराज को देख करके वोट कर दीजिएगा, कोई भी कैंडिडेट हो। वो ये बोले हैं कि अगर मैं गलती से किसी एरिया में, किसी विधानसभा में अगर गलत कैंडिडेट को भी मैं दे देता हूं, तो आपको उस गलत कैंडिडेट को वोट नहीं करना है, उसको झाड़ू मार के भगाइए। आप उस एरिया में, उस विधानसभा में अच्छे कैंडिडेट को जिताइए, वो किसी भी पार्टी का निर्दलीय हो, आप मतलब अच्छे कैंडिडेट को जिताइए। ऐसा नहीं कि जनसुराज को जिताना है। मतलब डेवलपमेंट की पूरी बात बोल रहे हैं। और बाकी आपको जैसा लगे आप सोच विचार कर वोट करें, लेकिन वोट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय जय बिहार, जय जय बिहार।